दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अंजलि और तनु दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा सारे काम एक साथ करती थीं, पर अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। अंजलि के लिए रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन, अंजलि, आज नूडल्स खाने का बहुत मन है, आज तो चल नूडल्स खिला दे। हाँ, क्यों नहीं, चल आज नूडल्स खा के आते हैं। अंजलि और तनु बाजार की तरफ नूडल्स खाने के लिए चल पड़ती हैं। नूडल्स खाते खाते अंजलि तनु को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तनु। ओए होए अंजलि, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन अजय नाम का एक लड़का अंजलि को देखने आता है। अजय अंजलि की सादगी पर फिदा हो जाता है और शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। अजय के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि तनु के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले तनु, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अगले महीने शादी है मेरी। क्या कहा अंजलि? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की तो शॉपिंग करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तेरी शादी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी और तेरी शादी में पहले ही बता देती हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तुझसे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर तुम शादी करके तो मुझसे दूर हो जाओगी ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। अंजलि और तनु जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर अंजलि अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन तनु कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कहाँ चली छम्मक छल्लो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, शक्ल देखिए कभी आईने में। शक्ल तो आईने में रोज देखता हूँ, पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। तनु से बदतमीजी करते हुए तनु गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर अंजलि का भाई ऋषि उन्हें देख लेता है और उनके बीच में आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ये हादसा कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। तनु तैयार होकर अंजलि के घर पहुँचती है, जहाँ ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ओ ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ, नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं आंटी जी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। ऋषि, अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है। चल मेरे साथ। ऋषि को ऐसे देखकर अंजलि उसको अकेले में ले जाकर उससे पूछती है, ऋषि, तुझे तनु अच्छी लगती है ना?
पर वो हाँ, पर मैं तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। आखिर तेरी बहन हूँ जो। ऋषि वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोर व गुल सुनाई देता है। तभी बारात देखने के लिए आती है। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजकुमार तुझे भी लेने जरूर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब तनु अंजलि को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर अंजलि को लेकर पहुंचती है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो घबरा जाती है। तनु घबराकर अंजलि से पूछती है, अंजलि, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ, होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे। लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर बात क्या है? बात ये है कि ये लड़का एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शोरगुल सुनकर अंजलि के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तनु सभी मेहमानों के सामने कहती है, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तनु जानती भी है क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है। लेकिन अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त अंजलि की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज अंजलि की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना अंकल जी, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है अजय? हाँ हाँ सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर ये भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ अंजलि को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। अंजलि, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ अंजलि है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो अजय तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसीलिए तू अंजलि से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी अंजलि के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें अंजलि की तरफ लगी हुई थी कि तभी अजय बोलता है, ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अजय तनु के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ऋषि उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर उसे धक्का दे देता है। अंजलि, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन, तनु सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और इसने तनु से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी मैंने तनु को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि अजय से तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते हैं ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो।
और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। अंजलि, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बारात घर से वापस जाएगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूँगा। अंकल जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अंजलि को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे राहुल हो। हाँ रमेश, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। उसके बाद बारात वापस चली जाती है। अरे, अब आज शादी भी होगी या सब खड़े ही रहेंगे? रुकिए पिताजी, अभी मुझे किसी और की भी शादी करानी है। अब किसकी शादी करानी है? मेरी सबसे प्यारी सहेली और मेरे छोटे भाई की। पता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ठीक है, आज तुम दोनों सहेलियों की शादी करा देते हैं। क्यों तनु, बनेगी मेरी भाभी और ऋषि की दुल्हनिया। उसके बाद तनु शर्मा के हाँ बोलती है। फिर अंजलि और तनु एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर अंजलि की शादी राहुल से और तनु की शादी ऋषि से हो जाती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया
क्या देख रहा है? कुछ भी तो नहीं। चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद
हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें, और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है। रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं।